जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपने पढ़ाई को पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके इसी पढ़ाई को, इसी लगन को, इसी मेहनत को और शानदार बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आ रही है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में और जबरदस्त अंक लाएं और अपने परिवार, माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। फिर बच्चों, आज का वीडियो जो है, आज का जो लेक्चर है वो पाटलिपुत्र वैभवम। इससे पहले वाले लेक्चर में पाटलिपुत्र वैभवम का पूरा चैप्टर का सार हम लोग जाना था। आज हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का यह रिक्वायरमेंट आ रहा था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सर जितना जल्दी हो सके लेकर के आइए। तो आइए, मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूं। लेकिन यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपका आने वाला वीडियो जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो इस चैप्टर को यदि आप पढ़ते हैं, मैंने तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, बुक के क्वेश्चन को अच्छे से करवाया, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस चैप्टर से आपको बोर्ड में टोटल कितने अंक आ सकते हैं प्यारे बच्चों, तो टोटल इस चैप्टर से, यदि आप इस चैप्टर को सही से पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से टोटल 4 नंबर आपका आ सकता है, जिसमें से 2 आपका ऑब्जेक्टिव से नंबर आएगा और 2 नंबर प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव से आएगा। ये आपका एकदम डन है कि 2 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव से और 2 नंबर सब्जेक्टिव से आएगा। टोटल प्यारे बच्चों संस्कृत में, क्लास 10 के संस्कृत में टोटल 14 चैप्टर हैं। तो आप इस तरह से आप अंदाजा लगा लें कि एक चैप्टर से यदि 4 नंबर आता है तो टोटल 14 चैप्टर से 56 नंबर, यानी लगभग अप्रॉक्स 56 से 60 नंबर केवल और केवल यदि प्यारे बच्चों बुक को पढ़ लेते हैं पूरी लगन के साथ, तो 56, 55 से 60 नंबर केवल और केवल आप किताब से, बुक से लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें से सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने आ रहा है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है, यदि आपको इसका आंसर आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। जी हाँ प्यारे बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पे। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना जो आया था वो प्यारे बच्चों क्या अशोक के समय में आया था? जी बिल्कुल नहीं। क्या मुगल वंश में आया था? जी बिल्कुल नहीं। क्या अंग्रेजों के समय में आया था? जी बिल्कुल नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आए थे। मेगास्थनीज कहां के रहने वाले थे प्यारे बच्चों? मेगास्थनीज जो थे वो यूनान के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। और कौन था? यूनान का राजा था एक सिकंदर, नाम सुने होंगे सिकंदर। और इसी सिकंदर का सेनापति था, सेनापति था, है ना, सेनापति था सेल्यूकस निगेटर। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निगेटर, और इसी सेल्यूकस निगेटर का राजदूत था। क्या था? राजदूत। राजदूत किसको कहते हैं? जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गया था, यही राजदूत थे। कौन? मेगास्थनी, जो किनके शासन काल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आए थे। चलिए इस क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दूसरा है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? जी हाँ, पाटलिपुत्र। इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की पुतलिका के रचना के आधार पर पटना का जो नाम था प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र था। दिस इज राइट आंसर, पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव। जी हाँ, कौमुदी महोत्सव, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, है ना, शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में ये महोत्सव मनाया जाता था प्यारे बच्चों। किसके समय में मनाया जाता था? अंग्रेजों के समय में? बिल्कुल नहीं।
अशोक के समय में बिल्कुल भी नहीं, मुगल वंश के काल में जी बिल्कुल भी नहीं, गुप्त वंश के काल में ये महोत्सव मनाया जाता था प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में, अभी मैंने बताया कौमुदी महोत्सव जो है वो किस ऋतु में मनाया जाता था प्यारे बच्चों, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, जी हाँ, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है, कालिदास बिल्कुल भी नहीं, विशाखदत्त बिल्कुल भी नहीं, राजशेखर जी बिल्कुल भी नहीं, दामोदर गुप्त इज राइट आंसर। दामोदर गुप्त कुटनिमताख काव्य के क्या है प्यारे बच्चों, रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने स्क्रीन पे, यदि आपका आंसर इसका आता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, है ना। तो क्या है क्वेश्चन, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था, जी हाँ, पटना, पाटलिपुत्र सरस्वती का कुल गृह था प्यारे बच्चों। सरस्वती का कुल गृह कहा जाता था किसको, पटना को, पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिभूत पुरंदर स्थानम, जी हाँ, परिभूत पुरंदर स्थानम संज्ञा किसे दी गई है। ये जो परिभूत पुरंदर स्थानम है ये किनके लिए वर्ड आया है, किनके लिए शब्द आया है, तो परिभूत पुरंदर स्थानम जो आया पाटलिपुत्र के लिए। परिभूत पुरंदर, पुरंदर का मतलब होता है प्यारे बच्चों इंद्र, क्या होता है, इंद्र। तो स्थान, स्थान में जगह, इंद्र का स्थान था कौन, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इंद्र जी का स्थान था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थानम जो है वो पाटलिपुत्र के लिए है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है ना, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के कैवे गुरु थे, 10वें गुरु थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, तो ये जन्म स्थल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था, अभी मैंने बताया यूनान का राजदूत कौन था, जी हाँ, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे वो कौन थे, है ना, यूनान का राजदूत था, जो किसके समय में, किसके शासन काल में आया था, जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके काल में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था थी उत्कृष्ट थी, बहुत जबरदस्त था, बेहतरीन पोजीशन पे था, है ना, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था किसके समय में प्यारे बच्चों, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा हुए थे, ठीक है, तो उसके उनके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। देखिए 2024 में और 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है, जी हाँ, जाहिर सी बात है कि नाम से स्पष्ट, पाटलिपुत्र वैभवम में पाटलिपुत्र यानी किस शहर का, पटना शहर का वैभव का वर्णन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दामोदर गुप्त, जी हाँ, वीवीआई क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो किस काव्य की रचना किया प्यारे बच्चों, दामोदर गुप्त ने, है ना, तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, बताइए, यदि आपके पास इसका आंसर है तो बताइए कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, बताइए प्यारे बच्चों, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, बताइए, ऑप्शन दीजिए। इसका आंसर यदि आपके पास है तो दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, चलिए, कूटनीमत, क्या कुटनिमताख्य के रचनाकार कौन है, दामोदर गुप्त हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, जी हाँ, पाटलिपुत्र जाहिर सी बात है बिहार की राजधानी थी प्यारे बच्चों, किसकी राजधानी थी, बिहार की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, जी हाँ, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है प्यारे बच्चों पटना का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है, पटना जो शब्द है प्यारे बच्चों वो पतनम किस शब्द से बना है, पतनम शब्द से बना है पटना शब्द। पटना शब्द का निर्माण किस शब्द से बना है, पतनम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 16 है
वह गुरु गोविंद सिंह जो है किस धर्म के गुरु थे? ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे प्यारे बच्चों? तो वो सिख धर्म के गुरु थे। किस धर्म के गुरु? सिखों के 10वें गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? यदि आप पटना गए होंगे तो गंगा नदी पे एक सेतु का मतलब होता है प्यारे बच्चों पुल। कौन सा पुल है? तो गांधी सेतु पुल है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु पुल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? जी हाँ, पाटलिपुत्र है ना, इसे कौन नहीं जानता? सोन होगा? जी बिल्कुल नहीं। पुनपुन भी बिहार में है, पाटलिपुत्र के आसपास में, लेकिन ये पाटलिपुत्र इसके किनारे नहीं है। गंडक? जी नहीं, गंगा नदी के किनारे है। किसके किनारे है? गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पटना में हमेशा युद्ध होगा, है ना, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा है प्यारे बच्चों? पटना में हमेशा युद्ध होगा, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये कहा किसने? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था। और यह भी कहा था कि पटना जो है पाटलीग्राम एक ग्राम था, वो आगे चल करके क्या बनेगा? महानगर बनेगा। ऐसा किन्होंने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। जी हाँ, तो इसका ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलघर कहाँ है? जी हाँ, VVI क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। पटना में कहाँ है प्यारे बच्चों? गोलघर पटना में है। यदि आप पटना गए होंगे तो गोलघर को जरूर देखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस टाइप का एकदम एक या दो क्वेश्चन इस टाइप का प्यारे बच्चों आता है, अर्थ लिखना होता है, किसी एक शब्द होता है उसका अर्थ लिखना। तो यहाँ पे आ गया है कि वहनी, वहनी का क्या अर्थ होता है? वहनी का अर्थ होता है प्यारे बच्चों आग। क्या होता है? वहनी का अर्थ क्या होता है? आग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? जी हाँ, ये एक तरह का, ये यहाँ से आप बच्चे थोड़ी सी आप गड़बड़ा सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, तो क्या गुरुग्राम होगा? जो बिल्कुल नहीं। क्या गुरुद्वारा, क्या गुरुगांव होगा? जो बिल्कुल नहीं। गुरुघर? जी बिल्कुल नहीं। गुरुद्वारा इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल को, है ना, गुरुद्वारा नाम दिया गया था। कौन सा नाम दिया गया था? गुरुद्वारा, जो आज पटना में प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? जी हाँ, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो मुगल काल में? जी बिल्कुल नहीं। गुप्त काल में? ये भी गलत। अंग्रेजों के शासन काल में? जी नहीं, ये भी। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो मध्यकाल होगा। मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से क्या हुआ था? प्रसिद्ध हुआ था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? ध्यान दीजिएगा, पटना नगर की पालिका देवी किन्हें कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों पटन देवी से राइट आंसर, इसका आंसर सी होगा। पटन देवी को ही पटना की पालिका देवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो मैंने अभी बताया सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे सिखों के 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजशेखर का काव्य ग्रंथ प्यारे बच्चों क्या है ना? फिर से देखिए क्वेश्चन आया, राजशेखर का काव्य ग्रंथ क्या है? तो राजशेखर का जो काव्य ग्रंथ है प्यारे बच्चों वो है आपका काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? देखिए फिर से उसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है प्यारे बच्चों? तो वो है राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कहता है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतर मन अभुतम रेखांकित पद में निम्न में से कौन सा है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई रेखांकित पद है नहीं, शायद मिस्टेक वहां पे हो गया, प्रिंट करने वाले से मिस्टेक हो गया है। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि कहाँ पे रेखांकित पद दिया जाए। तो यदि हम पाटलिपुत्र पे रेखांकित किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णात भूता रेखांकित पद में निम्न में से कौन सा? यदि पाटलिपुत्र पे यदि हम रेखांकित करते हैं तो इसका आंसर होगा, कहता है मध्यकाल में कहां, मध्यकाल में कहां, है ना, वर्ष सहस्त्र 2500 सालों तक वो जीर्णोत्तर वर्षों साल तक जीर्ण रहा था। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों इसका प्यारे बच्चों पुत्र होगा। क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा यदि उसको पाटलिपुत्र के ऊपर यदि हम अंडरलाइन करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, ये जो ग्राम है वो महानगर होगा, भविष्यति माने होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा क्रांता भविष्यन्ति, यह किनकी उक्ति है? मैंने आपको बताया था बुक में, बुक को जब मैं बता रहा था तो उसमें बताया था कि एक नगर है ना पटना, वो हमेशा वहां पे कलह होगा, हमेशा आग का खतरा बना रहेगा, हमेशा जल यानी बाढ़ का सर्वदा क्रांत रहेगा। तो यह किनकी उक्ति थी? यह किसने कहा था प्यारे बच्चों? तो महावीर ने नहीं कहा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहा था, समुद्रगुप्त ने भी नहीं कहा था। इसको किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि पटना जो नगर होगा हमेशा कलह का, अग्नि का, आग का और हमेशा बाढ़ का यहाँ पे क्या बना रहेगा? खतरा बना रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? तो जी हाँ, कहां का राजदूत होगा? यूनान का। कहां का राजदूत था प्यारे बच्चों? ए इज राइट आंसर होगा, यूनान का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से इस टाइप का क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का आता ही आता ऑब्जेक्टिव, तो आप ध्यान देंगे। मही, मही पद का क्या अर्थ होगा, है ना? तो हम लोग पढ़े थे मही तल तिलकम, याद करिए, मही तल तिलकम, है ना? मही का अर्थ होता है प्यारे बच्चों पृथ्वी। मही का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। कहता है पृथ्वी का तिलक है कौन? पाटलिपुत्र। पृथ्वी का क्या तिलक है? तो इस तरह से मही पद का क्या अर्थ हो जाएगा? मही पद का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी, इसका अर्थ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पुरंदर। देखिए पुरंदर, पुरंदर किन्हें कहा गया है? पुरंदर, पुरंदर का एक्चुअली में अर्थ क्या होता है? पुरंदर का अर्थ होता है बड़े बड़े किलों को गिरा देने वाला। तो ये किनके लिए वर्ड आया है? तो ये वर्ड आया है पृथ्वी के लिए, जी नहीं, नदी के लिए नहीं, समुद्र के लिए नहीं, जी हाँ, इंद्र के लिए। पुरंदर किन के लिए वर्ड आया पर बच्चों? इंद्र के लिए, यानी कि पुरंदर पद का अर्थ क्या होगा? इंद्र होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु आसित। देखिए यहाँ पे फिर से एक कुछ मिसप्रिंट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्पों से करे, तो यहाँ पर रिक्त स्थान नहीं दिया हुआ है। कहता है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से है, यहाँ पे खाली स्थान होना चाहिए। गुरु आसित, सिख संप्रदाय के कैवे गुरु थे? तो ये आप यहाँ से कैवे गुरु थे प्यारे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। कैवे गुरु थे? 10वें गुरु थे। तो 33 का सी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से देखें कि इस तरह से यहाँ पे लगभग 30+ ऑब्जेक्टिव है। यदि इन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से लगभग 2 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है बोर्ड में। तो चलिए इस तरह से हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, है ना, जो लगभग ये भी 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। कहता है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? तो मैं आपको बुक में बताया था पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल ऐसे हैं। तो सबसे पहला प्यारे बच्चों संग्रहालय। सबसे पहले आप जाइएगा, सबसे पहले आप जैसे ही रेलवे जंक्शन से उतरिएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या? महावीर मंदिर। महावीर मंदिर जो हनुमान जी का मंदिर है। उसके बाद संग्रहालय है, उसके बाद और भी है आपका उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। उसके बाद आपका सेक्रेटरी जिसको सचिवालय कहते हैं, सचिवालय है। और यदि आप घूमना चाहते हैं तो यहाँ के गोलघर को घूम सकते हैं, गोलघर दर्शनीय स्थल है ना। और यदि आगे जा और इस यहाँ पे देख सकते हैं तो गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों? तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का यहाँ पे क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और दर्शनीय स्थल में आपका जैविक उद्यान है, जैविक उद्यान है जिसको हम लोग चिड़ियाघर भी कहते हैं, है ना। और क्या है? तो तारामंडल यहाँ से घूम सकते हैं। तो इस तरह से ये सभी दर्शनीय स्थल है ना। और क्या है? मौर्यकालिक अवशेष है प्यारे बच्चों। मौर्य काल का अवशेष मिलेगा यहाँ पे, मौर्य काल का अवशेष है। तो ये सारे दर्शनीय स्थल को आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो पटना के देखिए यहाँ पे लिख रहा है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि है ना। तो ये इतने सारे स्थल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था। देखिए कितनी बार पूछ चुका है, 2024 में पूछ चुका है प्यारे बच्चों,
2020 में पिछले साल ये पूछा है, 2019 में पूछ चुका है, 2018, मतलब लगभग इसको हम VVI में रख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन या ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लघुतरीय का दूसरा क्वेश्चन, 2 नंबर वाले में दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। तो कहता है पाटलिपुत्र जो शब्द है प्यारे बच्चों, पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया है ना। और ऐसा कहा गया है कि यहाँ भी एक रचना का वर्णन है, पुतलिका। किस रचना का वर्णन है? पुतलिका। और यही पाटलीग्राम जो है, पाटलीग्राम जो है यही आगे चलकर है ना मध्यकाल में, किस काल में? मध्यकाल में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और कुछ ऐसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कहीं पे पुष्पपुर मिलता है तो कहीं पे कुसुमपुर भी मिलता है ना। ऐसे पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना था? पाटल पुष्प के आधार पर, है ना। पुतलिका, पुतलिका रचना से ही पाटल पुष्प, पाटलिपुत्र शब्द का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यदि पूछता कि पटना शब्द का निर्माण कहां से हुआ, तब पटना शब्द का निर्माण हुआ प्यारे बच्चों पतनम से। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा पाटलिपुत्र, तब पाटलिपुत्र शब्द का निर्माण हुआ किसके आधार पर? पाटल पुष्पों के नाम पर, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि पुतलिका वहां की एक रचना थी, उसी में इसका वर्णन है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए, है ना, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना आखिर नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, इसको 3 वाक्य में लिखना है। तो सिख संप्रदाय, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि, है ना, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु, कौन? गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और यह जो जन्म स्थल है वो किस नाम से विख्यात है? ये जन्म स्थल जो है वो गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? गुरुद्वारा के नाम से विख्यात है। देखिए ये जो जन्म स्थल है वो किसके नाम से विख्यात है? गुरुद्वारा के। और ये सिखों के कैवे गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और उस स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सिख संप्रदाय के लिए, सिख संप्रदाय के लिए पटना जो नगर है वो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और इनके जन्म स्थल को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, या गुरुद्वारा के नाम से इनका जन्म स्थल क्या है? विख्यात है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्राचीन ग्रंथों में पटना को कौन कौन नाम से जाना जाता था? पटना के कौन कौन से नाम मिलते थे प्राचीन ग्रंथों में? तो देखिए प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम था पुष्पपुर था, कुसुमपुर था, पाटलिपुत्र भी था। 3 नाम मिलता है प्यारे बच्चों, पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो याद रखेंगे प्राचीन ग्रंथ में पटना का कौन कौन सा नाम है? तो एक है आपका पुष्पपुर, एक है आपका कुसुमपुर और एक है आपका पाटलिपुत्र। 3 नाम से जाना जाता है पटना। कितने नामों से जाना जाता है? प्राचीन ग्रंथों में पटना के कितने नाम थे? पुष्पपुर थे, कुसुमपुर थे और पाटलिपुत्र भी था, है ना। चलिए इसके अगले क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कवि दामोदर गुप्त, जी हाँ, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र जो था वो कैसा नगर था, है ना। तो कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो मैं आपको बताया था कि महितल तिलकम, याद करिए, महितल तिलकम मतलब पृथ्वी का क्या है? तिलक है। और क्या है? और क्या है? महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती कुल गृहम, यानी सरस्वती का क्या है? कुल गृह बोला गया है। किसको? पटना को। और क्या है? परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम मतलब
परिभूत पुरंदर किसको कहते हैं? इंद्र को। इंद्र का क्या है? वास स्थान है। देखिए वही कुछ होगा। कहता है कवि दामोदर गुप्त ने अपनी पुस्तक उनकी क्या थी? कुटनिम ताक्ष के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक बताया गया है। पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को, है ना। और कहता है यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है, यानी इंद्र का ये क्या है? वास स्थान है। और क्या है? तो इसे सरस्वती का कुल गृह भी कहा गया है। सरस्वती का क्या कहा गया है? कुल गृह भी कहा गया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई है, ये भी लगभग पूछ चुका है क्वेश्चन। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। कब पूछा है प्यार बच्चों? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? पटना आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन थे, है ना। तो याद रखिएगा, सबसे पहला यात्री कौन थे? मेगास्थनीज। सबसे पहला यात्री कौन थे प्यारे बच्चों? मेगास्थनीज। दूसरा यात्री कौन थे? फाहियान। दूसरा यात्री कौन थे? फाहियान। तीसरा कौन थे? हवेनसांग। कौन थे? हवेनसांग दूसरे यात्री, तीसरे यात्री थे। और एक और यात्री कौन था? इतसिंह, है ना। ये 4 यात्री जो थे वो आए थे पटना, है ना। पाटलिपुत्र आने वाले 4 यात्री का नाम आता है ना। कौन कौन से विदेशी यात्री थे? मेगास्थनीज, फाहियान, हवेनसांग और इतसिंह। और मेगास्थनीज के बारे में तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि मेगास्थनीज किसके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। किनके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो 4 यात्री का नाम याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज, फाहियान, हवेनसांग और इतसिंह, है ना। ये 4 यात्री आए थे कहां? पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और अशोक के समय में। देखिए ये दोनों जो राजा हैं वो मगध साम्राज्य के राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में पाटलिपुत्र प्यारे बच्चों कैसा नगर था, यानी पाटलिपुत्र आखिर कैसी उसकी स्थिति थी, क्या उसका पोजीशन था। तो कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की देखिए रक्षा व्यवस्था जो थी, है ना, जो सिक्योरिटी सिस्टम था, रक्षा व्यवस्था, वो काफी प्यारे बच्चों अच्छा था, उत्कृष्ट था, मजबूत था, है ना, यानी बेहतरीन था यहाँ पे। और क्या कहता है कि तो अशोक के शासन काल में तो इस नगर की वैभव और अधिक समृद्ध था। यानी कहने का मतलब चंद्रगुप्त के समय में तो इसकी रक्षा व्यवस्था बढ़िया था ही, उत्कृष्ट था ही, लेकिन अशोक के समय में और बढ़िया व्यवस्था था, यानी इनकी स्थिति वैभव और समृद्ध था। किसके बारे में कहा जाता है? किसके बारे में कहा जा रहा है? पाटलिपुत्र के बारे में, है ना। पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त के लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी और अशोक के समय में इसका वैभव, है ना, और समृद्ध हो गया और आगे बढ़ गया। ठीक है, चलिए तो लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग हम लोग आज का ये टॉपिक एंड हो रहा है कि नहीं। ध्यान से देखेंगे कुछ क्वेश्चन और, अगले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। प्राचीन महोत्सव कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र में कौन सा पर्व त्योहार मनाया जाता था। तो आप तो पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये चीज आया होगा। कहता है पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। एक पर्व था, एक त्योहार था, एक महोत्सव था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव, है ना। कौमुदी महोत्सव क्या था? इसमें इस चैप्टर में आया कि पाटलिपुत्र जहां थी उसके इर्द गिर्द बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता था, तो उसी के नाम पे यहाँ पे कौमुदी महोत्सव लगभग है। ठीक है, तो कौन सा धूमधाम से मनाया जाता था महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। और कहता है सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे इस महोत्सव में शामिल होकर के। जितने भी पाटलिपुत्र के नगरवासी थे वो सभी आनंद मग्न हो जाते थे। और कहता है इस समारोह का विशेष प्रचलन कब हुआ है? गुप्त, इसको भी लिखना जरूरी है प्यारे बच्चों कि ये जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था वो किनके समय में? गुप्त शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, है कि नहीं। और इसकी तुलना आज के समय में किस महोत्सव से किया जाता है?
तो कहता है कि आजकल जिस तरह से हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव ही मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है पाटलिपुत्र में कि दुर्गा पूजा या फिर कौमुदी महोत्सव की तुलना किससे की गई है, तो किससे की गई प्यारे बच्चों? दुर्गा पूजा से। ठीक है, तो आशा करते ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखते हैं। कहता है पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और सभी नगरवासी क्या जाते, खुशी से झूमने लगते थे, आनंद मग्न हो जाते थे, है ना। और इस समारोह का विशेष प्रचलन था गुप्त वंश के शासनकाल में, यानी कि जब कौमुदी महोत्सव, जब पर्व त्योहार जब आता होगा तो सारे नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे, क्योंकि खूब धूमधाम से इसे मनाया जाता था। और इस पर्व की तुलना आज के समय में किससे की जाती है? दुर्गा पूजा से की जाती है। उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है, जिस तरह से आज हम लोग दुर्गा पूजा को क्या करते हैं, मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कहता है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है ना। राजशेखर, तो राजशेखर की पुस्तक क्या कर बच्चों? काव्य काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे, राजशेखर की पुस्तक जो है वो काव्य मीमांसा है। और एक तरफ इसमें एक और है, दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। तो दामोदर गुप्त का जो पुस्तक है प्यारे बच्चों, वो है कूटनीमत। कूटनीम ताक्य भी कह सकते हैं या कूटनीमत भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों VVI क्वेश्चन, ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो कहता है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो कहता है राजशेखर ने पटना अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था, है ना। पाटलिपुत्र ऐसे भी पटना जो है, पाटलिपुत्र यहाँ पे शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था प्यारे बच्चों। यहाँ से दूर दूर से यात्री, चीनी यात्री फाहियान, है ना, वेनसांग, इतसिंग, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। यहाँ का एक नाम सुने होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय, जो एक समय बहुत प्रसिद्धि के स्तर पर था। तो सोचो, उसी तरह से पाटलिपुत्र भी शिक्षा का एक बहुत बड़ा, आज भी है, आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं पाटलिपुत्र पटना के अंदर अपने शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं, पाटलिपुत्र में बहुत सारे संस्कृत विद्वान हुए हैं, जिसमें देखिए कुछ का नाम है यहाँ पे, जैसे पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वररुचि, पतंजलि आदि बहुत सारे विद्वानों ने यहाँ पे क्या पाई है? प्रसिद्धि पाई है, ख्याति पाई है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। राजशेखर ने पटना के बारे में क्या कहा? तो सबसे पहला कहा कि राजशेखर ने अपनी पुस्तक काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र जो है वो शिक्षा का क्या, एक प्रकार का प्राचीन केंद्र था। और यहाँ पे अनेक संस्कृत विद्वान हुए, यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वररुचि, पतंजलि यहाँ से क्या पाई है? प्रसिद्धि पाई है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है ना। कहता है भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा, है ना। पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा है भगवान बुद्ध ने? तो कहते हैं भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र में, और पाटलिग्राम पर पाटलिपुत्र को पाटलिग्राम कहा जाता था, अनेकों बार यहाँ आए और इनके बारे में कहा, क्या कहा कि यहाँ कर इस गांव के महत्व को इन्होंने बढ़ाया, और कहा कि उसी समय उन्होंने यह कहा था, यह जो गांव होगा, कौन सा? पाटलिग्राम, वह एक नगर बनेगा। आने वाले वक्त में पाटलिग्राम जो है ना, पहले ही भविष्यवाणी कर दिए पाटलिग्राम का कि क्या, कि आने वाले वक्त में पाटलिग्राम जो है एक महानगर बनेगा, है ना। और क्या बोला? परंतु, बनेगा जरूर लेकिन किंतु परंतु क्या बोला? यह नगर जो होगा आग से, जल से और कलह से, कलह लड़ाई झगड़ा, कलह का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। कलह, आग, जल से यह पूरी तरह से हमेशा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। तो पाटलिपुत्र के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? तो सबसे पहली बात यह कहा था कि पाटलिपुत्र के पहले पाटलिग्राम था, नगर था, पाटलिग्राम गांव का नाम था। और उन्हें क्या कहा था कि यह गांव जो है वो आने वाले वक्त में क्या बनेगा? महानगर बनेगा। क्या बनेगा? महानगर। लेकिन किंतु यह आग से, जल से और कलह से हमेशा क्या रहेगा? भयभीत रहेगा। ठीक है, देखते हैं आज का एक आध क्वेश्चन और होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो दो चीज, एक आपको शरद ऋतु में, कौन से काल में, शरद काल में, और उस समय किसका वंश था, किसका शासन था, तो गुप्त वंश, गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु मनाया जाता था। देखिए पाटलिपुत्र शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और यह जो महोत्सव है वो गुप्त वंश के काल में होता था, और उस समय सभी लोग क्या हो जाते थे, आनंद मग्न हो जाते थे। तो दो चीज इसमें लिखना है, एक क्या लिखना है कि पाटलिपुत्र किस काल में मनाया जाता था, शरद काल में, और किसके समय में, गुप्त वंश के शासन काल में क्या किया जाता था, ये मनाया जाता था, है ना। तो प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, है कि नहीं। और यदि आप यहाँ से दो से 4 नंबर यदि लाना चाहते हैं तो इसको एक बार जरूर देखें, और खास करके आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि एक शेयर करेंगे, है ना, शेयर करने से क्या होगा, एक शेयर करने से उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचेगा प्यारे बच्चों, उस बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचेगा जिसको पढ़ करके हो सकता है उसका भी नंबर आ सकता है कि नहीं। तो शेयर करें, और प्यारे बच्चों लाइक जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला अगला जो वीडियो है आपके पास पहले पहुंचे। तो बेल आइकन को एक बार प्रेस करें, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। पढ़िए, मस्त रहिए, आनंद रहिए और जबरदस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।